That's my news wrap. स्माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नीट मामले में मेडिकल एसोसिएशन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अशोक गहलोत ने पूछा एसओजी ने क्यों दर्ज नहीं की एफआईआर। पुडुचेरी में रंगासामी 5वीं बार बने मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने में कामयाब। और खरीफ की 14 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। कोयला गैसीकरण समेत मोदी कैबिनेट के कई अहम फैसले। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि परीक्षा दोबारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। एसोसिएशन का कहना है कि एनटीए की कार्यप्रणाली पर अब भरोसा नहीं रह गया है और इसके मौजूदा ढांचे का पुनर्गठन जरूरी है। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक में कार्रवाई करते हुए आरोपी शुभम खैरनार को कस्टडी में लिया है। इसके साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम से भी बीएएमएस फर्स्ट ईयर के एक छात्र को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि 3 मई को हुई इस परीक्षा में 22,79,000 छात्र शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और गड़बड़ी सामने आने के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार एक आरोपी भाजपा का पदाधिकारी है, जिसके परिवार के 5 सदस्यों की पहले ही नौकरी लग चुकी है। गहलोत ने पूछा कि एसओजी ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की और 2 सप्ताह तक मामले को छिपाने की कोशिश क्यों की गई। 2024, 25 और 26 में लगातार 3 बार पेपर लीक होने से 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी का जो नेता है कहते हैं उनके परिवार के 5 लोगों की नौकरी पहले लग चुकी है। तो ये जांच का विषय है। ये बिना मतलब का कांग्रेस सरकार को बदनाम करते हैं। ये खुद एक्सपोज हो गए हैं 2024 में, 25 में, 26 में 3 बार ये नीट के पेपर आउट हो रहे हैं। क्या कारण बताइए। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। लाखों बच्चे, जो 22 लाख बच्चे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी अपन कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियस मामला है। एसओजी वाले कितनी सफाई दे भलाई, पर एसओजी ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करी, इसका जवाब दे। बहानाबाजी करना अलग बात है। अधिकारियों को भेज देते हैं, आप बीसी करके आओ, पीसी करके आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ। क्या मतलब है। ये बहुत गंभीर मामला है। अब इनकी पोल खुल जाएगी सबकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर तीखी असहमति दर्ज की है। बैठक में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसे एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने बार बार सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीदवारों की 360 डिग्री रिपोर्ट और सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट पहले नहीं दी गई, जिससे प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई। राहुल ने साफ कहा कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़कर इस पक्षपाती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की टीवी के सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने में सफल रही। सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 22 वोट आए। अन्ना डीएमके के बागी विधायकों के समर्थन ने सरकार को बड़ी राहत दी। वहीं विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय पर हल्ला बोलते हुए कहा कि ये बदलाव नहीं बल्कि सौदेबाजी है और सरकार को इंस्टाग्राम रील नहीं बल्कि रियल गवर्नेंस चाहिए। जवाब में विजय ने कहा कि उनकी सरकार हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि घोड़े की रफ्तार से काम करेगी। इस दौरान डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पुडुचेरी में एन रंगासामी 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रंगासामी के साथ भाजपा के ए नमस्शिवायम और एआईएनआरसी के नेता मल्लादी कृष्ण राव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नमस्शिवायम 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और पिछली सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं।
हाल में आए विधानसभा चुनाव परिणामों में एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली, जिसमें एआईएनआरसी ने 12 सीटों के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। भाजपा को 4 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और उसे सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी हृदय और श्वसन तंत्र के अचानक फेल होने और अत्यधिक पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी फेफड़ों की रक्तवाहिकाओं में खून के धक्के जमने के कारण हुई। लखनऊ में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग और नेता पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रतीक यादव भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। घटना के समय अपर्णा असम में थीं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थीं। वे लखनऊ लौट आई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सहित 9 निर्वाचित विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय ने विधायकों को शपथ दिलाई। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में नवनियुक्त राज्य मंत्री अग्निमित्र पॉल, दिलीप घोष, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक सहित कई विधायकों ने भी शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में अपने पहले दिन अधिकारी ने BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और विधानसभा परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सदन के प्रवेश द्वार पर माथा टेक कर विधानसभा कक्ष में प्रवेश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि आज उन्होंने भवानीपुर सीट से शपथ ली है, अब नंदीग्राम से इस्तीफा देंगे, लेकिन नंदीग्राम के लोगों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि वे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नए स्पीकर का चयन 15 मई को होगा। मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले वोट लिया भवानीपुर से और बाकी MLA लोग भी ले रहा है। प्रक्रिया काल तक चलेगा और हमारी नया स्पीकर डे आफ्टर टुमारो इलेक्टेड होगा। इसका पहली प्रक्रिया खत्म होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रितेश तिवारी ने खुलेआम घोषणा की कि मैं मुसलमानों के लिए कभी काम नहीं करने, मुसलमानों को एक भी प्रमाण पत्र नहीं देने, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं करने की कसम खाता हूं। इसके बजाय मैं सबका हिसाब करूंगा। मोदी कैबिनेट ने किसानों और देश के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी की है। इसमें सूरजमुखी, कपास, तिल और नाइजर सीड जैसी फसलों पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके साथ ही 37,500 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे कोयले से गैस, बिजली और रसायन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। रेल मंत्रालय की 20,667 करोड़ रुपए की अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को भी हरी झंडी मिली है, जो देश की पहली परियोजना होगी। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत वाले बयान पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि सीमा के दोनों तरफ आम लोग रहते हैं जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें एक जैसी हैं, खाना, कपड़ा और मकान। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों के बीच संपर्क, चाहे ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो या खेलों के जरिए, रिश्तों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। विवादों का समाधान हमेशा बातचीत से होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प को पूरी तरह नकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम मामलों की सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी सामने आई है। 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या विशेष अनुष्ठान करना जरूरी नहीं है। घर में दिया जलाना भी आस्था का प्रतीक माना जा सकता है। सुनवाई के दौरान महिला अधिकारों, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश और दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता है और उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। सबरीमाला मामले पर सुनवाई 7 अप्रैल से जारी है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।